कुछ महीने पहले एक आईआईटी बीएचयू का केस हुआ जहां पर 3 अक्यूज थे, कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान। ये बीजेपी आईटी सेल की वाराणसी यूनिट का हिस्सा थे। इन्होंने अपनी फोटोज पोस्ट करी थी जेपी नड्डा के साथ, अनुराग ठाकुर के साथ, यूपी सीएम आदित्यनाथ के साथ। क्या लगता है आपको, यहां पर किसी हिंदू औरत की इन्हें चिंता थी? बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इस केस में इनके खुद के लोगों पर आरोप लगा था बलात्कारी का। उत्तराखंड का ये केस देख लो, 19 साल की अंकिता भंडारी का। ये एक रिजॉर्ट में काम करती थी और इस रिजॉर्ट के ओनर फॉर्मर बीजेपी पॉलिटिशियन विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या थे। इस पर इल्जाम लगा कि इसने अंकिता को मोलेस्ट किया और उसकी हत्या कर दी। लड़की के पापा को एक से दूसरे पुलिस स्टेशन तक भागना पड़ा एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए। कुछ एक्शन सिर्फ तब लिया गया जब लोकल न्यूज पोर्टल जागो उत्तराखंड में इस मर्डर को हाईलाइट किया था। लेकिन बाद में पता है क्या हुआ? इस न्यूज पोर्टल के जर्नलिस्ट आशुतोष नेगी को ही पुलिस अरेस्ट कर लेती है, ये कहकर कि इसके इंटेंशंस पर हमें शक होता है। अंकिता भी हिंदू थी, लेकिन क्या व्हाट्सएप पर आपने इस मैसेज को पढ़ा? कभी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इनका माफिया चल रहा है। श्रद्धा वालकर के केस में तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जमात-ए-इस्लामी हिंद ने उसे कंडेम भी किया और किलर को लेकर हार्शेस्ट पनिशमेंट भी मांगी। नेहा फयाज के केस में अंजुमन-ए-इस्लाम कम्युनिटी के मेंबर्स ने कर्नाटका चीफ मिनिस्टर को लेटर भी लिखा, ये कहते हुए कि हम अक्यूज्ड फयाज के खिलाफ सीवियर पनिशमेंट की मांग करते हैं। लेकिन जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आपके फोन में हर दिन हर शाम को आ रहे हैं, वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आपको ये चीजें नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ आपको ब्रेन वॉश करना है। वो सिर्फ आपके दिल के अंदर डर की भावना जगाना चाहते हैं कि आपको डर लगे मुसलमानों से और फिर इस डर के मारे आकर आप मोदी को वोट दो। मुझे बड़ा बुरा लगता है कहते हुए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास भी अब और कुछ बचा नहीं है। अब उन्होंने भी अपने भाषणों में ऐसे झूठ फैलाने शुरू कर दिए हैं कि हिंदुओं के अंदर डर बैठे और डर के मारे वो उन्हें वोट करें। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। पहली बात, कांग्रेस के पूरे मैनिफेस्टो में हिंदू और मुस्लिम शब्द का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है और ना ही वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन शब्द आपको ये पूरे मैनिफेस्टो में कहीं मिलेगा। मेरी बात पर यकीन नहीं होता, आप इनका मैनिफेस्टो खुद जाकर देख सकते हो। कांग्रेस की वेबसाइट पर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। Ctrl+F करके वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन सर्च करने की कोशिश करना, कुछ नहीं मिलने वाला। उल्टा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बात करी गई है एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, रोजगार की। इन्होंने कहा है कि ये 22 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालेंगे, करोड़ों नौकरियां देंगे। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में भी ऐसा ही कहा था कि जितने रुपए नरेंद्र मोदी ने अडानी को दिए, उतने रुपए ये गरीबों को देंगे, मजदूरों को, किसानों को और युवाओं को देंगे। जितना पैसा उन्होंने अरबपतियों को दिया, उतना पैसा हम गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को उठा के दे देंगे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने बड़ी बेशर्मी से मुस्लिम्स पर वही स्टीरियोटाइप थोप दिया जो इनके व्हाट्सएप माफिया में फैलाया जाता है कि मुसलमान तो हमेशा ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। क्या प्रधानमंत्री ये खुद 5 भाई बहन नहीं है क्या? यूपी चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ को देख लो, उनके खुद 3 भाई और 3 बहन है। ये जो परसेप्शन बनाया जाता है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये बिल्कुल बकवास परसेप्शन है, क्योंकि सरकारी रिपोर्ट्स को आप देखोगे तो ज्यादा बच्चे पैदा करना इसका फीमेल लिटरेसी से रिलेशन है। लक्षद्वीप में 96% लोग मुस्लिम है, लेकिन वहां की फीमेल लिटरेसी हाई है, इसलिए वहां का फर्टिलिटी रेट बहुत कम है। ऑन एवरेज लक्षद्वीप में एक औरत सिर्फ 1.4 बच्चे पैदा करती है, लेकिन देश भर में यह एवरेज 2 पर है। अब बिहार जैसी स्टेट को देख लो जहां पर फीमेल लिटरेसी सबसे कम है, इसलिए बिहार बर्थ रेट में सबसे ऊपर है। कुछ जगहों पर ये जो लोकलाइज ट्रेंड देखने को मिलता है जहां मुस्लिम्स का फर्टिलिटी रेट थोड़ा सा ज्यादा है बाकी रिलीजन से, इसके पीछे कारण भी लिटरेसी रेट है, क्योंकि हिस्टोरिकली मुस्लिम्स का लिटरेसी रेट हमेशा थोड़ा सा पीछे था, लेकिन अब मुस्लिम्स का बर्थ रेट सबसे तेजी से कम हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को इन फैक्ट से क्या फर्क पड़ता है? उनका तो एक ही फंडा है, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। हमें सभी हिंदुओं को जागरूक करने की जरूरत है दोस्तों। जब ये डर का माहौल बनाने के लिए इनके पास असली खबरें खत्म हो जाती हैं, तो ये झूठी खबरें फैलाना शुरू कर देते हैं। श्रद्धा वालकर के केस में रशीद खान नाम के एक आदमी का केस निकल कर आया था। एक ऑन ग्राउंड न्यूज रिपोर्टर ने रशीद खान नाम के एक आदमी से बात करी जो श्रद्धा वालकर के मर्डर को जस्टिफाई कर रहा था। उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करी गई और जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया तो पता है क्या पता चला? उस लड़के का नाम एक्चुअली में विकास कुमार था। रशीद खान बनने का नाटक कर रहा था वो। एक और ऐसा ही केस सामने आया जब एक फेसबुक पोस्ट वायरल होने लगी राजिया बानो नाम के यूजर नेम के साथ। इस पोस्ट में जस्टिफाई किया जा रहा था कि हिंदू औरतों के खिलाफ कुछ हो तो वो ठीक है, रिवेंज है। कुछ हिंदू अकाउंट्स ने बड़ी आउटरीच करी इसको लेकर कि ये मुसलमान हम लोगों से इतना नफरत क्यों करते हैं, और जब इस चीज का फैक्ट चेक किया गया तो पता लगा कि यूजर नेम गलत था। राजिया की जगह राजिया लिख रखा था और प्रोफाइल पिक के बारे में सर्च किया तो पता चला कि ये राजिया के यूजर नेम के पीछे एक पवन शर्मा नाम का आदमी था। इस बंदे की एक और पोस्ट मिली तो किसी ने कमेंट कर रखा था, शर्मा जी नाम क्यों बदल लिया?
तो उस आदमी ने लाफिंग इमोजीज के साथ रिप्लाई किया, पवन भाई अब मुल्ली बनोगे क्या, सॉरी मुल्ला। और इसने रिप्लाई किया, जस्ट वेट एंड वॉच डियर। कुछ लोग नफरत के पागलपन में इतने अंधे हो गए हैं कि ये खुद से नफरत की खबरें फैलाते हैं ताकि इंजाम वहां मुसलमानों पर डाला जा सके, उनकी इमेज को बदनाम किया जा सके। वीडियो के शुरू में मैंने आपको ऐसे ही कुछ किस्से सुनाए थे जहां पर बजरंग दल और हिंदू महासभा के मेंबर्स ने जाकर गौ हत्या करी, और वो भी इसलिए ताकि किसी मुसलमान पर इंजाम डाला जा सके, कहकर कि ये देखो ये मुसलमान लोग हैं जो हमारी गौ माता की हत्या करते हैं। यहां पर एक बहुत बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है दोस्तों। झूठी खबरें कितनी ज्यादा फैलाई जा रही हैं आप यकीन नहीं करोगे। एक यूजर अभिषेक कुमार अपने आप को मोदी का परिवार कहते हैं, ये वीडियो शेयर करते हैं जहां पर कुछ लड़कियां एक आदमी के पीछे भागकर उसे डंडों से मार रही हैं। लिखा जाता है, वीडियो कहां से है ये पता नहीं, लेकिन ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि हिंदू बेटियों ने लव जिहादियों को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। अगर सर्च करके देखोगे वीडियो कहां से है, उत्तर प्रदेश का ये इंसिडेंट है 2018 का, और जिस आदमी को मारा जा रहा है उसका नाम है कपिल चौहान, क्योंकि वो लड़कियों को छेड़ा करता था। बात यहां पर ये नहीं है कि मुस्लिम ईव टीजर्स नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसे भी मुस्लिम होंगे जो अपनी आइडेंटिटी हिंदू नामों के पीछे छुपा कर रखते हैं और हिंदू लड़कियों को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि जुलाई 2022 का केस यूपी के आजमगढ़ में। ऐसे भी मुस्लिम्स हैं जिन्होंने हिंदू मंदिरों के सामने कुछ गलत किया है, जैसे कि ये वेस्ट बंगाल टेम्पल का केस जहां पर एक मुस्लिम आदमी ने उसके सामने पेशाब कर दिया था। लेकिन बात मैं यहां पर यह कहना चाह रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर हमेशा काम करना चाहिए, हर इंसान को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन आपको जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक साइड की खबरें दिखाई जा रही हैं। और ये जो नफरत फैलाई जा रही है ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि बीजेपी के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसके खिलाफ सिमिलर तरीके से कैंपेन चलाई जाती है। एग्जाम्पल लेकर देख लो कांग्रेस का। ये खबर सुनी आपने कि कांग्रेस लीडर रशीद अलवी ने राम भक्तों को राक्षस कहकर बुलाया। सिर्फ व्हाट्सएप पर ही नहीं बल्कि इस खबर को तो कई गोदी मीडिया वालों ने भी चलाया था। After Salman Khurshid, another Congress leader, Sparks Rao, Congress neta Alvi compares those chanting Ram Bhakts to demon. राशिद अलवी साहब ने बोला कि ये जो जय श्री राम बोलते हैं ये सब राक्षस है, लेकिन ये सरासर झूठी खबर थी। सच बात यह है कि रशीद अलवी एक्चुअली में बात कर रहे थे रामायण की, जब मेघनाथ से लड़ते हुए लक्ष्मण अनकॉन्शियस हो जाते हैं और हनुमान उनके लिए जड़ी बूटी लेकर आते हैं। रावण कुछ राक्षसों को भेजता है जो अपने आप को एक साधु की तरह डिस्गाइज कर लेते हैं, कुछ ऐसे राक्षस जो खुद जय श्री राम का नारा लगाते हैं। यही चीज उनके द्वारा कही जा रही थी कि ये कुछ लोग जो राम का नाम ले रहे हैं ये असल में राक्षस हैं साधुओं के फेज में। वो अप्सरा बन जाती है और वो हनुमान जी से कहती है, हनुमान क्यों वक्त खराब कर रहे हो, तुम्हें तो सूरज निकलने से पहले जाना है संजीवनी बूटी लेकर। और ये जो सामने बैठा है जय श्री राम कह रहा है, मुनि नहीं ये निश्चर घोरा, ये मुनि नहीं है ये तो घोर राक्षस है। मैं आपसे बस इतनी बात कह के अब आपसे विदा लूंगा कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं वो निश्चर है। बीजेपी वाले ये बात जानते थे, लेकिन जानबूझ के इनकी स्टेटमेंट को क्लिप किया गया ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस मुसलमानों के साथ है, हिंदुओं के खिलाफ बोलती है। रवीश कुमार के साथ भी ये चीज अक्सर करी जाती है। दिल्ली में जब दंगे भड़के थे, शाहरुख नाम के एक आदमी ने गोलियां चलाई थी। व्हाट्सएप पर एक क्लिप काट कर डाली जाती है जिसके ऊपर नीचे कैप्शन लिखा जाता है, आतंकी शाहरुख को बचाने के लिए रवीश ने बताया उसे ब्राह्मण अनुराग मिश्रा। जो ओरिजिनल अनएडिटेड वीडियो है वहां पर रवीश कुमार कह रहे हैं अभी भी जरूरत है कि पुलिस इसकी पहचान को लेकर दोबारा बोले। पुलिस साफ कहती है कि शाहरुख है, मगर आप सोशल मीडिया में देखिए अनुराग मिश्रा बताया जा रहा है। अभी भी जरूरत है कि पुलिस इसकी पहचान को लेकर दोबारा बोले। इसके बाद एक एनडीटीवी रिपोर्टर खुद पुलिस से बात करते हैं और कंफर्म करते हैं कि इस आदमी का नाम शाहरुख ही है। नाम को लेकर कोई स्पष्टीकरण आया है कि नाम क्या है? तो शाहरुख नाम है उसका। एक और झूठ फैलाया जाता है कि रवीश कुमार कभी कश्मीरी पंडितों की बात नहीं करेंगे, जबकि उन्होंने कई बार एपिसोड्स बनाए हैं कश्मीरी पंडित पर, 12 साल पहले से लेकर एज रिसेंट एज 3 महीने पहले। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, व्हाट्सएप पर जब लोगों को ब्रेन वॉश करना है तो उसके लिए कुछ भी बोल दो। एक और एक्यूजेशन जो इनके खिलाफ उठाई जाती है कि ये कभी कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन 2014 से पहले की इनकी ये क्लिप देखो, कई रिपोर्ट्स मिल जाएंगी जब ये मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पिछले अगस्त में अयाज झांसी के शेर से जवाब दिया था, तब कोयला घोटाले के आरोपों की आंच उनकी सरकार पर आ रही थी। 7 महीने बाद मनमोहन सिंह ने उन सवालों का जवाब दिया या अपनी आबरू के लिए खामोशी तोड़ी है। एस्बेस्टस के इसी तरह के हजारों कमरे गांव की जमीन पर बना दिए गए और मजदूरों को बोरी में आलू की तरह इनमें ठूंस कर रख दिया गया। अब मेरे खिलाफ भी ये लोग ऐसे ही झूठ फैलाते हैं। इस व्हाट्सएप मैसेज को देखो, पता नहीं कितनी बार इन्होंने इस व्हाट्सएप मैसेज को अपने ग्रुप्स पे बार बार फॉरवर्ड किया है। लिखते हैं कि मैं एक हिंदू ही नहीं हूं, मेरा नाम ध्रुव राठी नहीं है, मेरा असली नाम है बदरू रशीद।
और इतना ही नहीं, इन्होंने मेरी वाइफ यूली को भी पाकिस्तानी बना दिया। अब नीचे देखो क्या क्या बकवास लिख रखी है कि यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी का कनेक्शन है, ISI है, अमेरिका है, दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन है। क्या बकवास लिखते हैं, मुझे सुनकर हंसी आती है, आपको भी हंसी आ रही होगी, लेकिन इसके पीछे का एजेंडा देखो क्या है। जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है उसे किसी ना किसी तरीके से मुसलमान बना दो, पाकिस्तानी बना दो, क्योंकि जो ओवरऑल गेम यहाँ पर खेला जा रहा है वो यही है कि हिंदुओं के अंदर डर बैठाना है। और जो भी इनके खिलाफ बोले, अगर कोई वो हिंदू बोल दे ना इनके खिलाफ, तो वो हिंदू हो ही नहीं सकता। ये अपने फॉलोअर्स को, अपने ब्रेन वॉश लोगों को यही दिखाना चाहते हैं कि जो भी वहां से आवाज उठा रहा है इनके खिलाफ वो हिंदू नहीं है, वो सिर्फ मुस्लिम लोग हैं। जो झूठ ये फैलाते हैं उसे ये डबल चेक भी नहीं करते। एक ये मैसेज था इनका जो फैलाया जा रहा था, अभी कुछ दिन पहले एक ये दूसरा मैसेज है इनका जो ये फैला रहे हैं। इस ट्वीट को देखो, इसके अनुसार तो मेरे फादर इन लॉ है एक्चुअली में पाकिस्तानी सिटीजन, यानी कि यूली के पापा। फिर लिखते हैं कि यूली इकलौती बेटी है उनकी। ये चीज भी झूठ है, अगर इन्होंने मेरे व्लॉग्स देखे होते तो इन्हें पता होता कि वो इकलौती नहीं है। मतलब कुछ बिलीवेबल तो हो जो कह रहे हो, लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि जो लोग ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं इनके माफिया के अंडर आकर, उन्हें इससे फर्क ही नहीं पड़ता। ये एक लॉजिकल सेंसिबल दिखने वाली झूठी कहानियां क्यों बनाने में टाइम वेस्ट करें, जब इनके जो लोग व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ रहे हैं वो इन बेसर पैर की झूठी कहानियों से ही कन्विंस्ड हो जा रहे हैं। व्हाट्सएप माफिया का तीसरा डिपार्टमेंट कुछ इस तरीके से लोगों के अंदर डर बिठाता है कि उनकी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है लोगों को जागरूक करना इस चीज के बारे में, स्पेशली हिंदू लोगों को जागरूक करना, क्योंकि अगर किसी को सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया जा रहा है यहां पर, तो वो हम हिंदुओं को बनाया जा रहा है। इस माफिया के दो और डिपार्टमेंट्स बचते हैं, आने वाले वीडियोस में उनको भी गहराई से समझेंगे, लेकिन तब तक काम रुकना नहीं चाहिए। हमारा ये संघर्ष देश के संविधान को बचाने के लिए है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। और अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें अभी भी लगता है कि नहीं देश में सब ठीक चल रहा है, देश में कोई तानाशाही नहीं है, तो जरा कुछ दिन पहले की इस खबर को देख लो जरा। सूरत की लोकसभा सीट पर क्या हुआ, कांग्रेस के कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और वहां बाकी 8 कैंडिडेट्स ने किसी ना किसी बहाने से विड्रॉ कर लिया, यानी कि इलेक्शन होने से पहले ही बीजेपी ने यह सीट जीत ली। इमेजिन कर सकते हो दोस्तों, लाखों लोग जो सूरत में रहते हैं उनका लोकतांत्रिक अधिकार उनसे इस तरीके से छीन लिया गया। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ हुआ। बीजेपी ने 10 सीटें ऑलरेडी जीत ली वहां पर इलेक्शन होने से पहले ही। और इस खबर को देखो, जहां पर दिल्ली में वो चुनाव हारने वाले थे उन्होंने इलेक्शन ही नहीं होने दी एमसीडी की। इससे पहले चंडीगढ़ की इलेक्शन में सीधा सीधा फ्रॉड करने की कोशिश करी गई थी बीजेपी को जिताने के लिए। मतलब समझ रहे हो आप इस सबका दोस्तों, जो पहले चंडीगढ़ में हुआ, जो आज सूरत में हुआ, वो कल पूरे हिंदुस्तान में होगा अगर इन्हें इसी तरीके से जीतने दिया गया तो। 1 नेशन 1 इलेक्शन तो सिर्फ दिखावे का फंडा लगता है। अगर देश इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो यहां पर जल्द ही 1 नेशन 0 इलेक्शन होगी। चुनाव होने से पहले ही बीजेपी के कैंडिडेट्स जीतते जाएंगे। क्या आप ऐसा देश देखना चाहते हो जहां पर इलेक्शन के कोई मायने ही ना रह जाए? इस चुनाव में दोस्तों हमें अपनी पूरी जी जान लगानी होगी देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। मैंने तो अपना पूरा करियर यहां दांव पर लगा दिया है, क्योंकि मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैं देश को ऐसी हालत में गिरते नहीं देख सकता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अपनी आवाज उठाओ, क्योंकि शायद दोबारा कभी मौका ना मिले। 3 स्टेप्स मैं आपको दोबारा से बताना चाहूंगा। स्टेप 1, मेरे व्हाट्सएप चैनल को जाकर ज्वाइन करो। इसका लिंक इस QR कोड में मिल जाएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर ये लिंक आपके लिए खुल नहीं रहा तो व्हाट्सएप ऐप को अपडेट करो अपने फोन पर। चैनल ज्वाइन करने के बाद बेल आइकन दबाओ नोटिफिकेशन का। हमारा मिशन है 100 करोड़। हम व्हाट्सएप पर एक ऐसी आंधी लेकर आएंगे सच की कि इनका ये पूरा व्हाट्सएप माफिया दब जाएगा। स्टेप 2, वोट करना मत भूलना। वोट करना बहुत बहुत जरूरी है। अपने परिवार में, अपने दोस्तों तक ये चीजें पहुंचाओ। और स्टेप 3, जितना आप अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर सकते हो करो। वीडियोस बना के करो, या घरों से बाहर निकलो, गांव में जाओ, मोहल्लों में जाओ, सड़कों पर घूमो, लोगों तक ये संदेश पहुंचाओ कि देश कितना खतरे में है। मुझे नहीं पता अंत में हमारी ये कोशिश सफल होगी या नहीं, लेकिन एक बात जरूर पता है मुझे, मैं अपने आप पर हमेशा गर्व करूंगा कि मैं चुप नहीं बैठा रहा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, आखिरी दम तक कोशिश करी। जय हिंद।